गणतंत्र दिवस यौम जमहूरिया 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के आईन यानी संविधान को अपनाने की याद में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। यह आज़ाद हिंदुस्तान के संविधान का एहतराम करने का दिन है। आज़ाद हिंदुस्तान का अपना कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई और इसे तैयार होने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। गणतंत्र दिवस हर साल हमें मुल्क के कोने कोने में अमन और शांति, चैन और सुकून, आपसी मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल कायम रखने का पैगाम देता है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क के तरक्की व खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने वतन के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। डीडी उर्दू की जानिब से तमाम अहले वतन को गणतंत्र दिवस की पुरखुलूस मुबारकबाद। हमारी इस खास पेशकश में आज बात ग्रीन हाइड्रोजन की। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी से वाटर स्प्लिटिंग कर लिया। आदाब नाजरीन, आज हैप्पी रिपब्लिक डे है और इस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, और अभी पीछे बीते 24 जनवरी 2023 को भी हम सभी ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया। और बेटियां जो होती हैं ना वो बहुत ही प्यारी होती हैं और जब बेटियों को समाज में बराबर का अधिकार मिलेगा तभी हमारे सपनों के भारत को एक खूबसूरत आकार मिलेगा। तो इसीलिए हम सभी को मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के इस इनिशिएटिव को कामयाब बनाना है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ, जो कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज हमारे मुल्क में बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और वो है कैंसर। हमारी ख़राब तर्ज ज़िंदगी और हमारे खान पान में कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से आज काफ़ी लोग इस कैंसर से मुतासिर हो रहे हैं। और अगर हम बात करें ख्वातीनों में यानी कि वुमेंस में, तो सर्विकल कैंसर जो है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि हम इस सर्विकल कैंसर को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें एक थोड़ी सी अवेयरनेस की, सही जांच की और सही इलाज की। और इसीलिए इस सर्विकल कैंसर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर साल जनवरी में सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है वो बनाते हैं। और इस साल भी इस जनवरी में यानी 1 से लेकर 31 जनवरी तक हम सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, और जिसका मकसद है कि वुमेन्स में पर्सनल हाइजीन के बारे में उन्हें अवेयर करना, साथ ही कैंसर और इससे पैदा होने वाले HPV वायरस के बारे में लोगों में बताना, और बेहद ज़रूरी बात सर्विकल कैंसर को रोकने वाली जो वैक्सीन है उसको लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वातीन में इसकी बेदारी को पैदा करना। तो अगर आज आप भी सर्विकल कैंसर से में कोई भी जानकारी चाहते हैं या हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो आज ये जो पेशकश है वो आपके लिए बेहद खास है। बस अब आपको स्टूडियो पर दिए जा रहे, ये जो स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं हमारे नंबर हैं, इस पर आपको कॉल करना होगा और अपने सवालात हमारे माहिरीन से पूछने होंगे। पर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ये एक खास खबर का। नाजरीन, कुदरत ने हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत बनाया है कि इसकी बदौलत हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और हम सेहतमंद रह पाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जिस्म में सेल्स की गैर मामूली हरकत के सबब बीमारी लाहिक हो जाती है और आगे चलकर ये कैंसर की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। कैंसर एक ऐसा मुहलिक मर्ज है जो एक सेहतमंद इंसान, मर्द व ख़वातीन किसी को भी
किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर आज मेडिकल साइंस के खातिरख्वाह तरक्की करने के सबब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी इलाज मौजूद है, बशर्ते के सही वक्त पर इसका पता चल जाए। लेकिन खवातीन में पोशीदा आज़ा का होने वाला कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में खवातीन आज भी बात नहीं कर पाती और उनमें बीमारी के तई मालूमात का फुकदान पाया जाता है। ज्यादातर खवातीन अपने पोशीदा आज़ा को लेकर बहुत हसास होती हैं और मर्ज की जांच कराने से भी गुरेज करती हैं। इसका नतीजा संगीन हो सकता है और जान का खतरा भी बढ़ सकता है। सर्विकल कैंसर यानी रहम के निचले हिस्से या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर खवातीन के पोशीदा आज़ा की एक संगीन बीमारी है। ये खवातीन में कैंसर की चौथी सबसे आम शक्ल है और ये बीमारी 42 मुल्कों में खवातीन में कैंसर से होने वाली अमवात की एक बड़ी वजह है। सर्विकल कैंसर वो बीमारी है जिसमें सर्विक्स में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं जो यूटरस को वजाइना से जोड़ती है। 90% मामलात में इस कैंसर का ताल्लुक वायरस से देखा गया है जिसे HPV कहते हैं। इस वायरस के फैलने की असल वजह एक से ज्यादा पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुक, खवातीन में सिगरेट नोशी, कमजोर इम्यून सिस्टम और गुर्बत वगैरह का होना है। सर्विकल कैंसर की पहली स्टेज में सर्विक्स की शक्ल बिगड़ जाती है और शुरू में ये कैंसर बच्चेदानी के सिरे या बच्चेदानी तक ही महदूद रहता है, जबकि बाकी मराहिल में ये फैल जाता है और फिर सर्जरी के जरिए बच्चेदानी को ही निकाल देना इसका वाहिद इलाज होता है। वजाइना में जलन का एहसास, कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द, वजाइना से गैर मामूली मादे या खून का खारिज होना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेट का फूलना सर्विकल कैंसर की कुछ अलामात हो सकती हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए वक्फे वक्फे पर पेप्समियर और HPV की जांच कराना लाजमी है और HPV वायरस से बचने के लिए टीका लगवाना भी निहायत जरूरी है। सर्विकल कैंसर के बारे में आज भी मालूमात की कमी पाई जाती है, इसीलिए हर साल जनवरी का पूरा महीना इस बीमारी के तई बेदारी पैदा करने की खातिर वक्फ रहता है। जनवरी के महीने में सर्विकल कैंसर के बारे में आगाही बढ़ाने और HPV वायरस के खिलाफ टीकाकारी के बारे में मालूमात देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि सही मालूमात और वक्त पर इलाज से हम बहुत सी जानलेवा बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सर्विकल कैंसर वुमेन्स में होने वाला एक दूसरा आम कैंसर है और आज बहुत सी औरतें इस कैंसर से जूझ रही हैं। ज़रूरत है इसके बारे में अवेयरनेस की, इसीलिए आज हमारे एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि सर्विकल कैंसर क्या है, इसके अलामात क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं और क्या है इसका सही इलाज। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। जी हाँ, आइए अपने एक्सपर्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर नीरजा भाटला। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट, एम्स न्यू दिल्ली में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मैडम। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सरिता श्याम सुंदर। आप सफदरजंग हॉस्पिटल के गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट और प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है मैडम। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अनीता गांगुली। आप CGHS में सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी हैं। आपका भी इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर भाटला आपसे है, क्योंकि हम 1 से 31 जनवरी के दौरान जो सर्विकल कैंसर मंथ के तौर पे इसको मनाते हैं, क्या महत्व है मैडम इस दौरान? किस तरह की अवेयरनेस पैदा करने की, बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है और सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इस विषय में हमें बताएं। ऐसा है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे मुल्क में इस समय लेडीज़ में दूसरे नंबर पे कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है, सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है। जी, जो भी कैंसर तो एक जेनरिक टर्म है और सबको पता है, तकरीबन सभी की फैमिलीज में आजकल कोई ना कोई है जो इससे पीड़ित है जी। लेकिन हर एक कैंसर का कारण अलग होता है जी। तो सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण कैंसर है जी। वायरस के कारण कैंसर एक लिवर में होता है, एक ये होता है, कुछ और होते हैं जो इतने ज्यादा देखे नहीं जाते जी। तो वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है एक वैक्सीनेशन के द्वारा, बिल्कुल। और यदि उससे भी ना काबू आए तो इसकी होने वाले कैंसर के प्री कैंसर का एक फेज रहता है बहुत अरसे तक, 10-15 साल तक जी।
उसके दौरान स्क्रीनिंग के द्वारा वो प्री कैंसर को पकड़ा जा सकता है। प्री कैंसर का ट्रीटमेंट सिंपल ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है। तो इससे ये बहुत एक अट्रैक्टिव सिचुएशन बन जाती है कि हम इस कैंसर को वास्तव में रोक सकते हैं। मोस्ट कैंसर्स हम अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पकड़ में आने की बात करते हैं। यहाँ ये ट्रूली प्रिवेंटेबल है कि हम ये कर सकते हैं। मौका मिलता है, आप ये कहना चाह रही हैं? बहुत एक अरसा मिलता है, मौका मिलता है जिससे हम इसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते अगर हम उस दौरान अगर हम सतर्क हो जाएं और अपने विशेषज्ञ के संपर्क में आ जाएं तो काफी हद तक बचा जा सकता है। और क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बातचीत संभव नहीं होती है, लोगों को अब जाके थोड़ी बहुत इसकी खबर हो रही है, तो हम चाहते हैं इस महीने के दौरान हम सबको बताएं, लेडीज को, कि आप इसके लिए टेस्ट करा सकती हैं। कौन लेडीज जो 30 की एज के पार हो गई हैं, 30-35 के बाद वो किसी भी केंद्र पे जाके अपना पैप्समियर टेस्ट, HPV टेस्ट, VIA टेस्ट, 3 प्रकार के टेस्ट हैं, उनमें से कोई भी टेस्ट कराएं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है कि अब हमारे मुल्क की अपनी इंडिजिनस वैक्सीन आ गई है, HPV वैक्सीन, जो हम सोचते हैं कि इसी साल में किशोरियों को लगनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर नीरजा ने, जैसे डॉक्टर सरिता हमें बताया कि सर्विकल कैंसर क्या होता है, और हम ये पूरा जो ये महीना है इसकी अवेयरनेस के ऊपर बना रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इसके ये जाने की और क्या क्या टेस्ट होते हैं या कैसे, इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्या कारण है, ये क्यों होता है सर्विकल कैंसर। हाँ, तो जो सर्वाइकल कैंसर का जो कारण है, ये हमने मतलब बहुत रिसर्च से पता चला है कि ये कारण है वायरस। तो ये वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। तो जैसे कोविड भी वायरस से होता है, तो ये भी वायरल इन्फेक्शन है। तो कई ऑलमोस्ट मतलब सारे महिलाओं को ये इन्फेक्शन, जब एट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में काफ़ी महिलाओं को ये इन्फेक्शन होता है, पर अपनी इम्यूनिटी के कारण वो इन्फेक्शन क्लियर कर देते हैं। जैसे जुकाम होता है और आप क्लियर ठीक हो जाते हैं, वैसे ही ये भी है। तो अगर इन्फेक्शन रहा बिकॉज की इम्यूनिटी आपकी कम है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, या कोई और इन्फेक्शन जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, तो उनसे ये इन्फेक्शन रहता है, या फिर धूम्रपान, स्मोकिंग करें जो लेडीज़, तो उनसे इन्फेक्शन रहता है और क्लियर नहीं होता है। तो ये अगर क्लियर नहीं होता है तो इन्फेक्शन कई साल तक सर्विक्स में रहता है, और वो कैंसर की तरफ, वो वायरस जो है कैंसर, वो उस बॉडी को फिर कैंसर की तरफ बदलाव आ जाते हैं, तो कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। तो अब जैसे कोई लेडी मैरिड है और सेक्सुअली रहता है उनका, तो कितने चांसेस होते हैं उन लेडीज़ के अंदर इसके होने के, या हर किसी को ये होने के चांसेस रहता है कि ये सर्विकल कैंसर हो सकता है? जो HPV इन्फेक्शन वो काफ़ी कॉमन है। जैसे अब बहुत सारे लेडीज को HPV इन्फेक्शन होगा, बट वो अपने आप क्लियर होगा। बट जैसे कुछ इम्यूनिटी, हाँ, तो इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है, तो और ये फिर एक सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो फॉलो करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जैसे एक से ज़्यादा मतलब पार्टनर ना रखें, तो उससे इन्फेक्शन अपने आप से वो। डॉक्टर नीरजा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिनकी अर्ली मैरिजेस होती हैं, या बहुत ज्यादा प्रेगनेंसीज बार बार हो रही हैं, उन लोगों में भी है ना डॉक्टर सरिता, उनमें भी रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है कि इनमें ये वायरस क्लियर होने का समय ही नहीं आता है, बार बार वो चेंजेस आते हैं। तो उन लोगों तो हम ये समझे कि अर्ली मैरिजेस हो गए, और तो नहीं होने चाहिए, अब मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, एंड मोर ओवर इम्यूनिटी जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने वो स्ट्रांग हमारी होनी चाहिए। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो कम एज में मैरिजेस को अवॉइड किया जाना चाहिए, बिल्कुल आने वाला उसका जीवन। और फिर प्रेगनेंसीज को भी थोड़ा सा स्पेसिंग होनी चाहिए, बिकॉज मल्टीपल प्रेगनेंसीज से वो सर्विक्स के वो जो चेंजेस होती हैं इतने सेल्स की, तो सेल्स आर नॉट एबल टू कोप, तो वो इन्फेक्शन फिर वहाँ पे बस जाता है। तो जो परसिस्टेंट बस जाती है, फिर उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर अनीता, आपका रुख करना चाहेंगे, आप बेसिकली एक होम्योपैथ हैं, तो होम्योपैथी का क्या नज़रिया है सर्वाइकल कैंसर को लेके, उस विषय में हमें बताएं। होम्योपैथी का भी नज़रिया बिल्कुल साइड बाय साइड चलता है जैसे एलोपैथी का है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम फुल्ली एम्पैथाइज करते हैं कि आप वैक्सीनेशन लीजिए।
होम्योपैथी का मेन रोल आता है, जैसे होम्योपैथी का जो हमारा सिस्टम है, इट बिलीव्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। हमारा कोई सिंगल मेडिसिन नहीं होता है, लाइक ये मेडिसिन सर्वाइकल कैंसर के लिए, ऐसा हमारा नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यू मीन टू से जनरलाइज्ड मेडिसिन की बात कर रहे हैं? हाँ, वो नहीं होता है हमारा। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आया, हम उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। डिटेल्ड हिस्ट्री में उसकी फैमिली हिस्ट्री भी आएगी, उसमें हम देखेंगे कोई कैंसर की टेंडेंसी है या नहीं, ऑल्दो ये वायरल कॉज है इसका, लेकिन हम पूरी हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि हम ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसे देयर आर 10 पीपल एंड ओनली वन ऑफ देम इज डेवलपिंग कैंसर, तो जिसको कैंसर हुआ क्या कॉजेज रहे हैं, एंड इसमें उसकी फैमिली हिस्ट्री भी आएगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, उसका बचपन से लेके न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा रहा, उसका मेंटल स्टेटस कैसा रहा, इमोशनल वेलबींग कैसा रहा, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे होता है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ज्यादा पाया जाता है। ओवरऑल, हाँ, वी विल टेक द ओवरऑल हिस्ट्री, एग्जैक्टली, हम टोटलिटी लेंगे, उसको और क्या डिजीजेस हुए हैं, जैसे जो डिजीजेस हुए हैं बहुत ही पास्ट में एग्रेसिव डिजीजेस हुए हैं, यानी सर्जरीज कितनी हुई है, ये सब देख के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालते हैं हम इसकी। और उसी हिसाब से आप फिर इलाज एग्जैक्टली हो सकता है वो मेरे पास जहाँ जब आए उसको सफेद पानी का प्रॉब्लम है, उसको रिपीटेड ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, प्लस उसको कभी सर्विसाइटिस का भी हिस्ट्री रहा है, तो मैं अगर उस टाइम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दूं, तो मे बी जो बाद में 1 या 2% केसेस चांस था कि कैंसर डेवलप हो, तो शायद वो बच जाए। बट सिंस ये एक फ्यूचर का है, तो इसमें कोई रिसर्च इस तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। वी डोंट नो विच पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप कैंसर एंड हु इज नॉट। एंड ये तो हो गया हमारा प्रिवेंशन वाला एस्पेक्ट। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है विद डायग्नोस्ड कैंसर, उसमें हमारा क्यूरेटिव में कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ है, लेकिन हम जहाँ पे उस टाइम फोकस करते हैं कि जो उसकी मेडिसिन चल रही है दैट विल कंटिन्यू, हम उसको रोकेंगे नहीं, कभी कीमो चल रही है, उसकी रेडियो चल रही है, उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बहुत फटीग हो रहा है, लॉस ऑफ साइड इफेक्ट्स के बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर। इससे पहले डॉक्टर नीरजा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो अगर मुझे या किसी भी विमेन को अगर सर्विकल कैंसर है तो वो कैसे डिटेक्ट होगा, उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, और क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिम्टम्स के बिना भी अगर कोई सिम्टम्स भी नहीं है लेकिन अगर हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो सर्विकल कैंसर निकलता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि एक्चुअली कोई भी कैंसर जो होता है ना, वो अर्ली स्टेजेस में एसिम्प्टोमेटिक ही होता है। वो अपने प्रेजेंस को दर्शाता ही नहीं है और चुपके से ग्रो रहता है। तो सर्वाइकल कैंसर का भी यही सिचुएशन है कि हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो। इनफैक्ट एचपीवी इन्फेक्शन के भी सिम्टम ज़्यादा नहीं होते हैं। जिस लेडी को एचपीवी हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको पता हो, रादर उसको नहीं पता होगा जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगी। बट जब वो बढ़ने लगता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो मासिक के बीच में स्पॉट लग जाना, संभोग के बाद स्पॉट लग जाना, मेनोपॉज हो गया है उसके बाद स्पॉट लग जाना, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। हो सकता है वो इसके कारण हो सकता है वो किसी नॉर्मल कारण भी हो सकते हैं, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है इसमें प्रॉब्लम जो जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर्स ने कि परसिस्टेंट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, खासकर बदबूदार डिस्चार्ज हो तो हमें चिंता करनी चाहिए। और जो बाकी के सिम्टम्स जैसे हमारी फिल्म में भी दिखाए थे कि पेन है या यूरिनरी प्रॉब्लम है या बोन्स में चला गया, वो सब बहुत लेट सिम्टम्स हैं और हम आशा करते हैं कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं और तुरंत जा रहे हैं वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक बहुत क्योरेबल कैंसर है। इवन स्टेज 1 में पकड़ा जाएगा तो इसकी ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है। यहीं पे एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि अभी आपने कहा कि मेनोपॉज के बाद अगर स्पॉटिंग होती है तो समटाइम्स क्या ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी मेनोपॉज का टाइम नहीं हुआ है और बीच में ही पीरियड्स का रुक जाना, क्या इसमें भी सर्विकल कैंसर के होने के चांसेस हो सकते हैं? वो उसके कारण रुकेंगे नहीं। अच्छा, ओके। सो बेसिकली मेनोपॉज के बाद अगर आपको स्पॉटिंग रहती है या फाउल स्मेलिंग आती है, नहीं, फाउल स्मेलिंग तो किसी भी उम्र में आ सकती है, बट मेनोपॉज के बाद कभी भी ब्लीडिंग होना उसको हमेशा चेक कराना है, वो चाहे सर्विक्स या कोई और भी कारण है, ये पता होना चाहिए क्यों हुआ। ओके, बिल्कुल। अगर डॉक्टर सरिता आपका रुख करते हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें, डेटा की बात करें, कितना कॉमन है सर्विकल कैंसर मैडम?
तो ये हम अगर विश्व में देखें तो 4th कॉमनेस्ट कैंसर है, मगर हमारे देश में 2nd कॉमनेस्ट कैंसर है। सबसे कॉमन तो ब्रेस्ट है और उसके बाद सर्विक्स। जो ग्रामीण इलाकों, जो हमारा रूरल एरिया है और शहरी इलाका है, क्या अंतर है? हाँ, तो शहरी इलाका में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है, जो स्तन कैंसर। रूरल एरियाज़ में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी मतलब शहर में सर्वाइकल कैंसर नहीं पाया जाता है। हम तो हॉस्पिटल में देखते कितने सारे सर्वाइकल कैंसर के मरीज आते हैं रोज़, मतलब, और सारे इतने एडवांस स्टेज में आते हैं। हम उनका मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते उस एडवांस स्टेज में। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये विलेजेस में या रूरल एरियाज में सर्वाइकल कैंसर है, सभी जगह मतलब 2nd कॉमनेस्ट कैंसर है, आप देखिए। और तो एक चिंता का विषय। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, बाकी तो हमने चीज़ों की बात की, इम्यूनिटी का बात आती है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो वो वायरस ख़त्म होता रहता है आपकी बॉडी से। तो कैसे अपनी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग करें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस फ्री रहना, मेंटल। हाँ, आपने इसमें मेंशन किया कि मेंटली और सोशली भी आप उसे चेक करते हैं कि, और आजकल स्ट्रेस इज द, आई थिंक एवरीवन इज एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट पे हैज बीन स्ट्रेस्ड आउट। लो इम्यूनिटी के जो फैक्टर्स है, एक तो स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस है, प्लस फाइनेंशियल स्ट्रेस है। देन सेकेंड थिंग इज गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, सेफ सेक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले 5 इयर्स बंगाल में, रूरल बंगाल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम किया था। एंड वहाँ पे बहुत कॉमन है 14-15 में अनवांटेड प्रेगनेंसीज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। रूरल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट वो सामने नहीं आता है। वो एक मास्क रहता है, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। बट काफ़ी जगह हम ये देखते हैं कि अपने फैमिली के अंदर ही बहुत मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसीज, इलीगल अबॉर्शंस, ये सब होते रहते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन क्या था? कैन यू रिपीट? आई थॉट आई ड्रिफ्टेड अवे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं। और ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को जानना बेहद ज़रूरी है कि ये रीजंस हैं। और जैसे भी आपने रूरल एरिया में बात की, यहाँ वहाँ ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। मेरा सवाल था आपसे कि इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इम्यूनिटी को पहले तो यही जो जनरल प्रैक्टिसेस है, उसके अगर आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जिसकी मैं बात कर रही थी, ये कभी कभी ऐसा होता है कि रोज नहीं लेना पड़ता, वंस अ मंथ होता है, हाफ ईयरली में 1 डोज होता है, या एनुअली होता है, उससे भी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। प्लस आप अपने बाकी अपने हाइजीन, एक तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अगेन मैं बोलना चाहूँगी, सैनिटरी पैड्स का यूज़ अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है रूरल में। दे विल स्पेंड मनी ऑन गेटिंग मोबाइल रिचार्ज, बट सैनिटरी पैड नहीं यूज़ करेंगे। ये भी एक कॉज है इसी से, मतलब सर्वाइकल कैंसर का। ये सब स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर का। आपने इम्यूनिटी का तो हमें बताया मैडम, बिल्कुल इम्यूनिटी का होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। डॉक्टर भाटला, आपका रुख करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले आपने वैक्सीनेशन पर बड़ा जोर दिया था। मैम, कौन सी वैक्सीनेशन हमारी, आप कोई स्वदेशी वैक्सीन का भी नाम ले रही थी मैम, उस विषय में भी हमें बताएं, जो कि बड़ा एक प्राउड मोमेंट है हमारे पूरे देश के लिए। और कितनी इफेक्टिव रहती है ये वैक्सीनेशन एक महिला के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी एडोलेसेंट्स का भी हमारा डे रहा है, और इस विषय में हम कहें कि ये एक बहुत ही सरकार की तरफ से एक बहुत रहा है हमारे गवर्नमेंट का, और प्रोत्साहन हमारे प्राइम मिनिस्टर का। अभी परसों ही होम मिनिस्टर के हाथों उसका लॉन्च भी हुआ है, क्योंकि इससे हमारा ये सारा लैंडस्केप बदल जाएगा। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद ये है कि जिस तरह से हमने कोविड में इतनी जल्दी और इतनी तेज गति से सबको वैक्सीनेट किया, तो अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब सर्वावैक जो आ रही है उसका भी ऐसे ही होगा। तो वो प्लान पूरा बन चुका है मिनिस्ट्री में कि सारे देश में फेज वाइज हर स्टेट में 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन 2 डोज दी जाएंगी। मैम, अगर ये स्वदेशी है तो इसकी कॉस्ट, लागत भी काफी कम होगी।
जहाँ तक हमें पता पड़ा है तो केवल 150 रुपया ही पड़ेगा इसका रेट फॉर गवर्नमेंट यूज, विच इज इनक्रेडिबली लो, इनक्रेडिबली लो। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि हमारी खुद की वैक्सीन आ हमारी चुकी है। खुद की वैक्सीन है, क्योंकि अभी तक हमारे सिर्फ विदेशी 2 वैक्सीन उपलब्ध थी और वो नेचुरली कॉस्ट के कारण हर एक को नहीं उपलब्ध थी, पर हैं हमारी जितनी भी वैक्सीन हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत सेफ हैं और बिना किसी डर के हर पर्सन इसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सरिता, आपसे जानना चाहेंगे कि वुमेन्स जो हैं अपने मतलब उनको हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, घर का भी, अपना भी, बाहर का भी, अवेयरनेस भी है कहीं ना कहीं इस कैंसर को लेके, लेकिन फिर भी क्या है जो ये चीज़, ये कैंसर बढ़ता जा रहा है, इसे आप लापरवाही कहेंगे या आज भी औरतों में डर कहेंगे कि वो खुलकर अपनी बातें जो हैं सब तक या अपनी फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुंचाती हैं, और आपके पास केसेस भी आते होंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये कई महिलाओं को मतलब किसी जनरल ये है फीलिंग कि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों टेस्ट कराएं, राइट, है ना। तो बट ये जो कैंसर है, जैसे मैडम ने बताया कि कैंसर के जो लक्षण हैं, जो मतलब जो आपको अगर कोई सिम्टम आ रहा है, कोई ब्लीडिंग है या डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी कैंसर बन चुका है। अगर हमें जांच कराना चाहिए पहले, जब कैंसर बनने से पहले। जो कैंसर बनने से पहले ये जो स्टेजेस है, बहुत लंबा इसका स्टेज होता है, 10 साल तकरीबन लगते हैं इन्फेक्शन से कैंसर बनने तक। तो इतना टाइम है, आप अपना चेकअप करा सकते हो कि कहीं, तो आप इलाज करा सकते हो। जो इलाज बिल्कुल ही बहुत ही आसान है इलाज, और बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसके स्क्रीनिंग और इलाज कराने में। तो ये अपने आप के लिए इतना थोड़ा टाइम निकाले, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, अगर हमें बीमारी होए ना और हम उसको बच सके तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। डॉक्टर अनीता, आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, होम्योपैथी की आपने बात की कि आप पैरेलली अगर सर्विकल या सर्वाइकल कैंसर का इलाज चल रहा है तो आप कीमो को भी आप कहती कि आप मरीज को आप उसको चालू रखिए, या रेडियोथेरेपी जो भी ज़रूरत है उसको। उसके बाद होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन आप, मतलब किस तरह की मेडिसिन आप यूज़ करती हैं, कि जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप यूज़ करती हैं, या सर्वाइकल कैंसर को मारने से संबंधित कुछ मेडिसिन होती हैं? इस बीच मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगा मैडम। हमारे एक प्रोग्राम को देखते हुए हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि ये जो HPV वैक्सीन है, ये किस उम्र में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। के बाद नहीं लगा सकते हैं, और क्या HPV वैक्सीन लगने के बाद भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं डॉक्टर सरिता आपका रुख करना चाहूँगा। मैडम, आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये HPV वैक्सीन जो है, ये 9 से 14 साल की उम्र में सबसे बेस्ट एज जो है इस उम्र में लगना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अगर वैक्सीन लगवाए तो उसका एंटीबॉडी जो बनते हैं वो बहुत अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, और वो बहुत मतलब पूरी आप जिंदगी भर इस एंटीबॉडी का फ़ायदा होता है। जो अभी तक का जो हमारे पास रिसर्च है तो कि इसके और बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाकी टीकों के लिए आप बूस्टर डोज लगाना पड़ता है, जैसे टेटनस हो या DPT हो, उनके लिए बूस्टर डोज लगाते हैं, बट इस टीके के लिए अभी तक बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इवन जो दुनिया में कई देशों में ये वैक्सीन बहुत साल, 13-14 साल से ये वैक्सीन यूज़ हो रहा है, और अभी तक बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इन देशों में ये देखा गया कि सर्वाइकल कैंसर नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है उनके लड़कियों में। अभी न सर्वाइकल कैंसर के पहले वाली स्टेज हो रही है, न सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। तो मतलब इतना अच्छा प्रोटेक्शन है इस वैक्सीन के कारण। और ये अगर 9 से 14 साल की उम्र में नहीं लगा पाए तो 25 साल की उम्र तक लगा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब इंटरकोर्स के पहले ये वैक्सीन डोज लगाएं, कम से कम 6 महीने पहले, क्योंकि ये आपके जब इंटरकोर्स के टाइम में जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेसिकली ये वैक्सीन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा डॉक्टर सरिता ने बताया है कि आप अपनी बेटी को एक सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कोई फादर दे सकता है तो ये वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को देने से हम अपने बेटी का आने वाली ज़िंदगी को
कैंसर से मुक्त कर सकते हैं। और अभी हम फिर से डॉक्टर अनीता आपका रुख करना चाहेंगे, सवाल अधूरा आप उसका जवाब दे रही थी, प्लीज़ उसका जवाब दीजिए। हाँ जी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वैसे ही चलेगा जैसे चलेगा, हम उनको बिल्कुल भी रोकने को नहीं कहते। साइड बाय साइड जैसे मैंने आपको बताया, कोई सिंगल मेडिसिन नहीं है, बहुत सारी मेडिसिन है, 100 है, 200 है, जो हम उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देख के हम जिस मेडिसिन पे पहुंचेंगे। उसके दोनों फायदे हैं, एक तो उससे उसका इम्यूनिटी बेटर होगा, बाकी ऑल ओवर उसका इम्प्रूवमेंट होगा। सेकेंडली जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, जैसे उसके बाल झड़ रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा थकावट रह रही है, उसको लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है। अच्छा मैम, आमतौर पे जो कीमो से मरीज तकलीफ बताते हैं बाल झड़ने का, और ये अक्सर ये तकलीफ सुनने में आती है, तो क्या होम्योपैथी वो बाल झड़ने को कम कर सकती है? हाँ जी, अच्छा, उसमें होम्योपैथी का अच्छा रोल है। हम उनके साइड इफेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो उसका कॉम्प्लायंस भी बढ़ जाएगा कीमो रेडियो को लेने में, वो बीच में थोड़ा आराम मिलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि साइड बाय साइड अगर होम्योपैथी और कीमो रेडियो को चलाते रहे तो पेशेंट को एक ओवरऑल इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक तो उसे कैंसर से मुक्ति मिलेगी, प्लस जो साइड इफेक्ट्स है उससे वो बहुत जल्दी उभर आएगा। आपस में उसका कोई विरोध भी नहीं है कि कीमो का होम्योपैथी का कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर नीरजा, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो कैंसर है इसको फैलने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, तो 15 से 20 साल का वक्त काफ़ी लंबा वक्त होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो इतना लंबा वक्त है, इसमें आप हमारी जो भी देख रही हैं इस टाइम वुमेन्स प्रोग्राम्स देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि प्राइमरी प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो क्या हमें करने चाहिए कि हमें ये कैंसर तक हम जाए ही ना, पहुँचे ही ना? तो डेवलप होने में फ्रॉम द टाइम दैट दे गेट द एचपीवी इन्फेक्शन टू द टाइम दे गेट कैंसर, ये पूरे टाइम में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। नॉर्मल जो हम अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें किस तरह के प्रिवेंशंस लेने चाहिए? जो प्राइमरी प्रिवेंशन हम उसे कहते हैं कि हम उस इन्फेक्शन को ही रोकते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक तो हमने बात की सबसे इम्पोर्टेंट एचपीवी वैक्सीन की, जो अब हमारे द्वार आ गई है। दूसरी बात ये है, जैसे बयान हो रहा है कि अपनी अगर वो इन्फेक्शन आ गई है तो हमारी बॉडी कैसे डील करे, तो हमने सुनी बातें कैसे इम्यूनिटी को बेटर करें। और इस पे मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि थोड़ा डाइट की ओर ध्यान दें, और थोड़ी सी किशोरियों में और हमारी लेडीज़ में अनीमिया बहुत प्रेवलेंट है। अनीमिया को टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी पूरी बॉडी की ऑक्सीजनेशन, हमारी पूरी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर निर्भर है। बाद के लिए वैसे बाय द वे कैंसर हो जाने पे भी अगर उनका हीमोग्लोबिन अच्छा तो उनका रिस्पांस बेटर आएगा, बट इस समय हम प्रिवेंशन की बात करें तो उनको अपने लाइफस्टाइल की ओर ध्यान करना है। गुड फूड और एक्सरसाइज, हेल्दी फूड मतलब कि, और एक्सरसाइज, और ये बैलेंस सारा रखते हुए। और फिर ये जो बातें हुई कि अर्ली सेक्स नहीं होना है, मल्टीपल पार्टनर्स खुद के या पार्टनर के रहेंगे उससे समस्याएं आएंगी, तो सेफ सेक्स का फॉलो करना है प्रिंसिपल। और जो बातें हम नॉर्मली सिखाते हैं एज गुड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, या इस कैंसर में सबका प्रभाव है। और फिर अगर वो एचपीवी इन्फेक्शन फिर भी बनी हुई है, फिर हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट कराने हैं। प्रॉब्लम है या नहीं है, यूनिवर्सल सबको कराने। और ये भी प्रोग्राम हमारा 2016 से मिनिस्ट्री में चल पड़ा है, और ये प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने का समय दिया था मिनिस्ट्री को कि आपको प्रोग्राम बना देना है, और बन गया। और अब लगभग आधी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है ये BIA के बेस पे, और शहरों में मोस्टली अवेलेबल है जो पैप्समेयर की टेस्ट, और आजकल बड़े शहरों में HPV टेस्ट। अब कोशिश ये हो रही है मिनिस्ट्री की ओर से कि हम कैसे सभी तक HPV टेस्ट पहुंचाएं, और वो भी मेक इन इंडिया काफ़ी सामने आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो भी शायद खुशखबरी आपके प्रोग्राम में अगले साल ये भी होगी शायद। जी बिल्कुल। तो वो टेस्ट ज़रूर कराएं, 30-35 साल की उम्र होते ही स्क्रीनिंग की ऊपर और हम अपना ध्यान ज़रूर दें, चाहे वेल हैं चाहे नहीं। तो बिल्कुल डॉक्टर सरिता आपका रुख करना चाहेंगे। मैडम, अगर हम किसी महिला को अगर सर्विकल कैंसर हो जाता है तो क्या उसके माँ बनने पर भी इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, एक तो ये सवाल है। और अगर किसी को सर्विकल कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज किस तरीके से आप करते हैं?
तो सर्वाइकल कैंसर बनने से पहले जो प्री कैंसर स्टेज है तो उसका इलाज बहुत ही आसान है और उसका इलाज में जो महिलाओं को बच्चे मतलब प्रेगनेंसी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अनलेस कि सर्विक्स का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा उसका हिस्सा निकालना पड़े तभी उसका वो जो उसको मिस कर मतलब अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर एक बार सर्वाइकल कैंसर बन जाता है अगर अर्ली स्टेज जल्दी हम पकड़ पाते हैं और सिर्फ सर्विक्स से सीमित है वो कैंसर फैला नहीं है और छोटा ऐसा है तो उसको हम निकाल के और उसके आगे महिला अपना प्रेगनेंसी कर सकती है। तो ऐसे कई मतलब विदेश में जनरली क्या है कि महिलाएं जैसे ज़्यादा लेट प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उनमें देखा गया काफ़ी महिलाओं में कि सिर्फ वो वाला हिस्सा अगर निकाल दें तो आगे प्रेगनेंसी कर पाती है, कंसीव कर पाती है और मतलब डिलीवरी भी हो सकती है। जी तो अगर एडवांस स्टेज है मतलब सर्विक्स से मतलब इवन सर्विक्स में भी बड़े मतलब जो ट्यूमर है वो बड़ा है या फिर फैला है तो फिर उसमें हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है तो क्योंकि ये उसका ट्रीटमेंट तो इलाज तो पूरा निकाले और रेडिएशन भी करना पड़ता है। तो जो सिकाई जो बोलते हैं रेडियोथेरेपी से जो ओवरीज का फंक्शन मतलब वो तो खत्म हो जाता है। तो ये है कि रिप्रोडक्शन के लिए फिर मुश्किल हो जाता है मतलब वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। हाँ स्टेज के ऊपर डिपेंड। ओके डॉक्टर क्या स्टेज है कैंसर किस स्टेज पे राइट। डॉक्टर अनीता जैसे कि अभी मैम ने बताया कि रेडिएशंस हैं या कीमोथेरेपीज़ हैं तो इसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारी बॉडी पे। तो बीइंग एन होम्योपैथी डॉक्टर आप किस तरह से इस साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करते हैं अगर कोई ऐसे पेशेंट आपके पास आता है विद द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस थेरेपीज़? सेम हम पेशेंट को शुरू से फिर से उसकी हिस्ट्री लेंगे उसके इलाज की हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर। अगर हिस्टेरेक्टमी करके अगर पूरा यूट्रस रिमूव आप उसके इलाज की हिस्ट्री लेंगे क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि सर्विकल कैंसर है। हाँ जी। अब हमारा एम है एक तो इम्यूनिटी बढ़ाना उसकी पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट हम उसकी करेंगे प्लस साइड इफेक्ट्स हमारा सिम्टोमेटोलॉजी का होता है पूरा। होम्योपैथी इज मतलब उस जो सिम्टम दे रहा है वो जैसे उसका अगर प्राइमरी सिम्टम उसको बहुत थकावट हो रही है हेयर लॉस हो रही है तो हम इस दोनों एरिया में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उस हिसाब से उसकी एक दवाई निकलेगी। उसको हो सकता है उसे 6 महीना लेना पड़े 1 साल लेना पड़े उसका क्या रिस्पॉन्स हो रहा है उस पर वो दवाई डिपेंड करेगी और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उसका डिपेंड करेगा। साथ में हम लोग उसको मतलब सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन सब कुछ एडवाइस करते हैं। तो कितना टाइम लगता है आपके इस ट्रीटमेंट में? इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग। हो सकता है 6 महीने लगे हो सकता है 1 साल लगे। और क्या ये ट्रीटमेंट हम एलोपैथी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल इनफैक्ट इसको जितना जल्दी दोनों को शुरू कर दे उतना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया है कि पैरेलली दोनों विधियां चल सकती हैं। इस बीच हमारे प्रोग्राम को देखते कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अपना सवाल पूछिए। लगता है उनका फोन कट चुका है तो मैडम आप कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर अनीता ने कहा तो मुझे ध्यान आया कि एक्चुअली जब हम प्रोग्राम हमारा एक एस्टैब्लिश्ड अभी नहीं है हम निकलते हैं तो हम देखते हैं कई अनडायग्नोज्ड एडवांस्ड केस मिलते हैं जो डॉक्टर सरिता ने कहा कि उनके ट्रीटमेंट तो हम करते हैं पर उसमें क्योर की हमें पूरी उम्मीद नहीं रहती है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पैलिएटिव केयर का। तो इसलिए हम हमेशा मरीज को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं अंत तक। आप ये ना सोचें कि हम अगर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो हम कम से कम आपको कंफर्टेबल करेंगे, कम से कम आपकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। मैडम एक सवाल हम ले लेते हैं हमारे दर्शक। हेलो अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए। मेरे को 1.5 साल हुआ, मेरे को ये नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब आपको नहीं हो रहा मैं। डॉक्टर साहब आपको सुन रही है, आप लाइन पे बने रहिए। मैडम प्रेगनेंसी नहीं हो रहा कह रही हैं। डॉक्टर बाटला आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपका शायद प्रॉब्लम प्रेगनेंसी नहीं हो रहा मतलब नहीं महीनावारी नहीं हो रहा, मैं 1.5 साल हो गया पीरियड्स नहीं आ रही। महीनावारी नहीं हो रहा, 1.5 साल हो गया मेरा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 38 है मैडम। और आप
आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हुआ रिसेंटली, बेबी वगैरह तो नहीं है, फीड तो नहीं कर रहे हैं? कोई बच्चा तो नहीं हुआ अभी आपको रिसेंटली में? कोई बच्चे भी नहीं है, 5 साल हुआ शादी हो के। अच्छा, बच्चा भी नहीं हो रहा है, पीरियड भी नहीं हो रहा है। हाँ। तो आपने जाके चेकअप कराया है? चेकअप कराया था, आईएफएस कराना बोल रही मैडम। क्या कराना बोल रही? क्या एक बार दोबारा बताइए। डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रही हैं, उनका जवाब दीजिए मैडम। तो क्या टेस्ट करवाने? चेकअप सब कराई मैडम। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मैडम, मैं चेकअप भी कराई तो आईएएस कराना बोल के बोल रही मैडम। डॉक्टर सरिता, अगर आप समझ पा रही हैं, आप एक बार फिर से अपने टेस्ट का एक बार हमें क्लियर बताइए। एक तो टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिए ताकि आपके मैं सवाल ये कहूंगी कि इसके लिए आपको जो सलाह दी जा रही है, अगर आप अच्छे किसी रेगुलर चिकित्सक को अस्पताल से जाके चेकअप कराए हैं और उन्होंने ये एडवाइस दिया है, तो आप उनकी एडवाइस को एमआर कराना बोल के बोल रहे मेरे से। एमआरआई, ओके। तो एमआरआई आप, मैं ये सलाह दूंगी कि आप नज़दीकी जो भी आपके कोई सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे चेकअप कराएं और जैसे वो जरूरी समझेंगे वो बताएंगे। नहीं, क्यों बंद हुआ ये नहीं समझ में आ रहा मैडम। एमआरआई सेफ, मतलब एमआरआई इज अदरवाइज सेफ, बट वी डोंट नो व्हाई डायरेक्टली। मैडम ये पूछना चाह रही है कि बंद क्यों हुआ? एमआरआई से क्या इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है? वो एक टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें कई सारे टेस्ट और उसका पूरा वो हमें देखना होगा। अगर आप दिल्ली के आसपास रहती हैं तो आप हमें आके मिल सकती हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं मैडम? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, मुझे महीनावारी क्यों बंद हुआ? आप कहाँ रहते हो? मैं रायपुर में रहती हूँ मैडम। रायपुर में ना एम्स रायपुर है, रायपुर आप वहाँ पे जाके चेकअप कराइए एक बार अपना। सब कराई नहीं बोल रहे मैडम, मुझे ऐसे ही बोल रहे मैडम। एमआरआई मैं रायपुर में रहती हूँ। तो वो करवा के आपने एमआरआई करवा लिया है? आना पड़ेगा, वो एक सीक्वेंशियल टेस्ट होंगे और आपका मैडम वो फोन डायग्नोसिस बनेगा। से आपकी बात का पूरी तरह इलाज संभव नहीं है। आपको एक्सपर्ट से मिलने की बेहद जरूरत है। आप एक्सपर्ट से पहले मिलिए, तभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएगी। और डॉक्टर भाटला, आपका ही रुख करना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले मैडम आप गर्ल चाइल्ड की हेल्थ की बात कर रही थी, तो अभी गर्ल चाइल्ड हेल्थ का भी हम आजकल मना रहे हैं उस अवेयरनेस के बारे में, तो कुछ उस विषय में बताएं कि किस तरीके से हम गर्ल चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा तो जरूरी है उनका पोषण जी, और उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज, ताकि उनका मतलब जो ग्रोथ है, ग्रोथ उनकी एज के अनुसार ठीक चल रही है, उसके ऊपर ध्यान देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन आता है ऑफ द वेरियस वैक्सीनेशंस जो वेरियस एजेस में होती हैं, और इनमें से कई ऐसी होती हैं जो गर्ल चाइल्ड को आगे चल के बहुत फायदेमंद होती हैं, जैसे रुबेला वैक्सीन हुई, चिकन पॉक्स वैक्सीन हुई, अब हम HPV उसमें और जोड़ रहे हैं। इनका डायरेक्ट बेयरिंग होता है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर ये लगी हुई हैं तो उनके बच्चे को कुछ संभावना, कुछ प्रॉब्लम्स की, रुबेला चिकन पॉक्स दोनों चीजें बचाती हैं। तो वैक्सीनेशंस का उनका दौर कंप्लीट होना चाहिए जैसे जैसे वो ड्यू है। और फिर तीसरी चीज तो ऑफ कोर्स है कि उनकी मानसिक डेवलपमेंट, ताकि उनकी नॉट ओनली एजुकेशन वाइज और बट ऑल्सो द मेंटल डेवलपमेंट। समय कार्यक्रम का लगभग समाप्त हो चुका है। अगर कम शब्दों में आप हमें कोई मैसेज दे रहे हैं हमारे सर्वाइकल कैंसर आज की तारीख में, तो मैं यही कहूंगी कि जो बच्चे हैं उनके आप पोषण का, खाने पीने का, एक्सरसाइज का और उनकी मासिक धर्म के मैनेजमेंट का, इन्फेक्शन से बचने का, उनको सब माताएं, सब पिता, इनकी ड्यूटी है कि ये बना के रखें। बिल्कुल। डॉक्टर सरिता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये कि एक तो अपने बच्चों को अपना मतलब उनके हेल्थ के बारे में थोड़ा सा उनको भी अवेयर करें कि फास्ट फूड ये ना, अगर अपना हेल्दी चीज़ें खाएं, और जो है मतलब जो सेफ सेक्स बहुत ज़रूरी है। तो ये इतने अपने रिश्ते भी ध्यान में रहे, और कि हम आजकल देख रहे हैं कि इवन उनका दे आर नॉट अवेयर कि सेक्सुअली छोटी-छोटी बातें हैं बट आगे चल के बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर अनीता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज के ज़माने में सेक्सुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को टैबू ना रखिए, बाहर खुल के आइए, पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस कीजिए, उसी स्टेज पे डॉक्टर के पास आइए जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब नहीं कि जब कुछ बड़ा बन गया है। और बाकी तो
कोई जैसे मैंने कहा होम्योपैथी एलोपैथी बिल्कुल हैंड इन हैंड चल रहा है, कोई इनमें एंटागोनिज्म नहीं है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जो भी हमारे डॉक्टर्स ने हमें हिदायतें दी हैं, एक बार आपके साथ उनका एक सम अप कर लेते हैं। डॉक्टर नीरजा ने हमें कहा कि बच्चों के पोषण का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनकी पीरियड साइकिल का, इन्फेक्शन का, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें। डॉक्टर सरिता ने हमें बताया कि बच्चों को उनकी हेल्थ पर अवेयर करें, साथ ही उनको ये बताएं कि नो फास्ट फूड और एक ईट हेल्दी और एक सेफ सेक्स की जो एक एजुकेशन है वो अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। साथ ही डॉक्टर अनीता ने हमें बताया कि बिल्कुल खुलकर बात करें अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने डॉक्टर्स को या अपनी फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचा सके, ताकि सही वक्त पर आपको सही इलाज मिल सके। और आज जो हमारा टॉपिक है सर्विकल कैंसर का, तो इसमें जिस तरह की अभी हमने बातें की हैं, तो एक HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, डाइट पर अपना ख्याल रखिए, अर्ली सेक्स को अवॉइड कीजिए, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड कीजिए, अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखिए, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन तो हमने आपको बताया ये वो सबसे ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमसे सर्विकल कैंसर पे अवेयरनेस फैलाई सर्वाइकल कैंसर को लेके। थैंक यू सो मच। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि हमारी आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है DD उर्दू। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। कैंसर हमारे जिस्म में सेल्स की बेतरतीब हरकत की वजह से होता है। सर्विकल कैंसर में सर्विक्स में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं। ये खवातीन में कैंसर की चौथी सबसे आम शक्ल है। सर्विकल कैंसर 90% मामलात में HPV वायरस की वजह से होता है। इससे बचाव के लिए वक्फे पर पैप स्मीयर और HPV की जांच लाजमी है। HPV वायरस से बचने के लिए टीका भी लगवाना चाहिए। सेहतमंद ग़िज़ा, मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी और मुस्बत सोच से इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर्विकल कैंसर के बारे में मालूमात आम करने की जरूरत है।